जनवरी 2024 के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल, देखो ये एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज, एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज की बात कह रहा है। लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट का यूज तो होता ही है, ये तो स्टैंडर्ड है कि कंट्रोल और शिफ्ट का यूज होगा। लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट के साथ क्या यूज होता है? कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन यूज होता है कि लेस देन का। ये लेस देन का है ना, ग्रेटर देन का ये होता है। नहीं नहीं, ये लेस देन का। कोई भी चीज को आप बताते हो तो ये नहीं बताते हो ए इज लेस देन या फिर ए इज ग्रेटर देन। तो लेफ्ट साइड लिखते हो ना, ए को लेफ्ट साइड लिखते हो तो ये ग्रेटर देन का साइड यूज होता है। ग्रेटर देन फॉन्ट साइज को एमएस वर्ड में अगर इंक्रीज करना है तो ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एमएस एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एमएस एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है डेट वैल्यू? डेट वैल्यू में यही होता है कि ये डेट वैल्यू एमएस एक्सेल 2010 फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानना है। दिनांक बोलना है तो डेट वैल्यू, DATE डेट, VALU वैल्यू, और ऐसे कर देना। ब्रैकेट तो लगता ही है, ये तो आपको पता ही है कि किसी भी फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगता है। When contents of cell in a worksheet of MS Excel 2010 are being edited, the cell number is displayed in name box. The cell number is displayed in what? Name box. टाइम वैल्यू पता ही है आपको कि जब भी टाइम वैल्यू देता है, जैसा भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था जिसमें टाइम वैल्यू का जिक्र था, डेट वैल्यू का था। टाइम वैल्यू में क्या होता है? टाइम वैल्यू में पहले डेट आता है, डे, फिर मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, फिर टाइम, ऐसे आता है। पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, पहले डे आएगा ना, फिर मंथ, फिर डेट। देखो कितना उल्टा है, पहले तो डेट आना चाहिए, डे आना चाहिए, फिर डेट आना चाहिए ना, ये यहाँ होना चाहिए, तब मंथ आना चाहिए, लेकिन मंथ को बीच में कर दिया। उसके बाद है डे, मंथ, डेट, देन ईयर, देन टाइम। उसके बाद ईयर, अब ईयर तो बचा रह गया ना, तो ईयर ले लेंगे। उसके बाद टाइम। तो टाइम जो पूछा जा रहा है टाइम वैल्यू में, वो सबसे लास्ट में आता है। ये सब कैपिटल में रहेगा, ठीक है। टाइम वैल्यू में ये सबसे टाइम लास्ट में आता है, लास्ट में आता है। टाइम वैल्यू में टाइम कब आता है? लास्ट में। नेक्स्ट, बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड 2010 में बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए, फाइल पेज को खोलने के लिए बैक स्टेज व्यू का उपयोग आल्ट प्लस एफ, आल्ट प्लस एफ का उपयोग किया जाता है ना। फाइल पेज को खोलना है तो फाइल से एफ आ गया, और ओपन करना है ना, पेज ओपन करना है तो आल्ट प्लस एफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। फाइल पेज ओपन करना है ना, तो क्या यूज करोगे? आल्ट यूज करोगे और फिर एफ यूज करोगे।
जनरली ऑल्ट का यूज ओपन करने के लिए ही होता है। ऑल्ट का यूज क्या होता है, कोई चीज़ ओपन करना है उसमें ऑल्ट का इस्तेमाल होता है। एफ क्या हो गया, फाइल से। ये सुपर स्क्रिप्ट बोल रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 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 लगा दोगे ना, सिंगल प्लस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंगल प्लस है ये, तो ये सुपर स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस यूज करोगे ना, तो ये सुपर स्क्रिप्टिंग को बताता है, सुपर स्क्रिप्टिंग। एम एस एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब के लिए आल्ट प्लस रिव्यू बोले ना, ओपन करना है, खोलना है, तो जहाँ भी ओपन करना है वहाँ आल्ट लगेगा। ठीक है, इसे यहाँ नहीं, यहाँ लिखो। जहाँ भी ओपन करना है, जैसे रिव्यू टैब ओपन करना है, तो रिव्यू टैब ओपन करना है, ओपन, तो ओपन के लिए तो आल्ट यूज हो जाएगा, और रिव्यू के लिए आर यूज हो जाएगा। एम एस एक्सेल 2010 में प्रॉपर की, जब सारे लेटर्स को कैपिटल करना, पहले लेटर्स को, प्रत्येक शब्द के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। क्या करता है, प्रत्येक शब्द के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। प्रॉपर केस क्या करता है, प्रत्येक शब्द के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। एम एस वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया। ये क्यू है ना, क्यू क्या होगा, हाईलाइट किए गए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। बेसिकली क्यू का यूज हो जाएगा क्वेस करने के लिए। जो हाईलाइटेड पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट को हटाने के लिए, ठीक है, क्वेस करने के लिए हाईलाइटेड पार्ट, कंट्रोल प्लस क्यू। एक टूल है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या है, एक टूल है जिसका उपयोग एम एस एक्सेल 2010 में डाटा की गणना, सारांश विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। डाटा की गणना, सारांश विश्लेषण के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, एम एस एक्सेल 2010 में। नेक्स्ट, एम एस वर्ड 2010 में हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस एच, एच फॉर होता है हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस एच, ये होता है हैंगिंग इंडेंट। पहली लाइन के अतिरिक्त सभी लाइन इंडेंट होती हैं। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन के अतिरिक्त जितनी भी लाइनें हैं, सभी लाइनें अतिरिक्त प्रथम लाइन, अतिरिक्त फर्स्ट लाइन, सभी क्या होती है, इंडेंट, इंडेंट होती है। इसे क्या बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट को कंट्रोल एच से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट लेटर है ना, एच, सी टी आर एल प्लस एच। वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू 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 का विकास 1989 में हुआ था। 1989 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हो गया था, यानी इसके पहले इंटरनेट का आविष्कार हो चुका होगा। क्यों, डब्ल्यू 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 टिम बर्नर्स ली ने इसे बनाया था ना, टिम बर्नर्स ली,
और ये 1989 में इसका आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। एमएस एक्सेल 2010 में सबसे प्रचलित फंक्शन में एक है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना की सुविधा देता है। इफ क्या है? इफ कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए पूछा जाता है ना, इफ का यूज क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन में। इफ अगर ये ना हो तो, अगर यूज होता है ना अगर, यदि, इन चीजों में। अपेक्षा भी बताता है ये। इफ का एक हिंदी अपेक्षा भी होता है, तो बस अपेक्षा से ही याद कर लो इफ। क्यों? अपेक्षा से याद कर लो इफ। गूगल क्रोम ब्राउज़र के जूम को फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ज़ीरो का मतलब क्या होता है? एक तो ज़ीरो हाइड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ जूम करने के लिए, जूम को डिफ़ॉल्ट पे रीसेट करना है, यानी जूम को क्या करना है? डिफ़ॉल्ट पे रीसेट करना है। डिफ़ॉल्ट जूम साइज या ठीक है, रीसेट। डिफ़ॉल्ट जूम साइज रीसेट करने के लिए क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है डिफ़ॉल्ट जूम साइज सेट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट जूम साइज रीसेट के लिए इन गूगल क्रोम, क्रोम लिख लो CHROME, क्रोम में डिफ़ॉल्ट जूम साइज रीसेट करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल किया जाता है। डिफ़ॉल्ट जूम साइज के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करते हैं ना। कुछ अब रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट, बीच में थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। यस, अल्फ़ाबेट सीरीज ये सब चैप्टर वाइज है, लेटेस्ट एग्जाम का उसका देखते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस को मैंने टिक करके ऑलरेडी रखा हुआ है। MALE मेल का कोड दे दिया है, सर्कुलर का कोड दे दिया, आपको इसका कोड पूछ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो डायरेक्ट, M के लिए 13 है ना, A के लिए 3 है, तो M के लिए कोड क्या हो गया? 2, तो यहाँ 2 लिखो। A के लिए 3 है ना, डायरेक्ट जैसे कोड बोल रहा है वैसे ही कोड एक बार देख लो, तो A के लिए 3 हो गया, I के लिए क्या है 8 हो गया, फिर L है, L के लिए क्या हो गया, यहाँ L था ना, L थर्ड नंबर पे 7 हो गया, और C के लिए 9 हो गया, 97382, 97382 डी ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चंस में डायरेक्ट कोड लिखने होते हैं। यहाँ आंसर की भी आप चेक कर सकते हो। डॉक्टर डैमेज इसको व्यवस्थित करना है ना, तो कैसे व्यवस्थित करोगे? इन सब को छोड़ दो जो कॉमन आ रहा है, सिर्फ ये देखो ये के 11 है, 11, फिर एक नंबर 2, ऐसे पहले 1 2 3 4 5, 5 है ना, कि 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 14 हो गया, और फिर क्या हो गया? 14 ही हो गया। तो 14 के बाद क्या आ रहा है? यहाँ 11 है, 14 के साथ ये 11, यहाँ 14 के साथ 3 है, जैसे है वैसे ही लिखना है, ठीक है? अब कौन सबसे पहले आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, तो या तो ये होगा या ये होगा। फर्स्ट के बाद बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड आ जाएगा सीधा, और सिर्फ ये इसी में। इसमें बताओ, MA ऐसे ही करना है, M 13 होता है, MM सब में कॉमन है ना, A सब में कॉमन है, L 12, फिर यहाँ 9, I है ना यहाँ 12, फिर यहाँ 18, और यहाँ 14। सबसे पहले 12 वाला आएगा, अब 12 के साथ यहाँ क्या है? 9 है, और यहाँ 12 के साथ क्या है? 1 है, तो पहले ये वाला आ जाएगा, तो थर्ड नंबर पहले आएगा, C ऑप्शन में ये।
इस तरह इसमें क्या करेंगे, इसको भी लिख लो, 1 2 3 4 5 है, जैसे है 5 था ना तो 5 लिख दो। उसके बाद देखो ओ सब में कॉमन है, तो पहले ए है तो 1 हो गया, फिर बी के लिए 2 हो गया। जैसे सीक्वेंस दिया है 1 के लिए जो भी है 2 के लिए जो भी है वैसे ही लिखना है, बाद में फिर आप देख लेना कौन पहले आएगा। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है। अब 2 के साथ क्या है, 1 1 देखो, ये 1 वाला पहले आना चाहिए ना। 1 के साथ यहाँ क्या है, 18। एक के साथ 18 है ना, यहाँ एक के साथ 6 है, तो पहले 3 नंबर आएगा, 3 नंबर सब में है, तो पहले तो 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 3 और 1 का पेयर बनेगा ना। एक एक वाला तो साथ में आएगा, एक के साथ 6 है, एक के साथ 18 है, तो पहले 3 नंबर आएगा फिर 1 नंबर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दो दो वाला देख लेते हैं। इसमें 2 के साथ 5 है, इसमें 2 के साथ 9 है, और इसमें 2 के साथ 5 है। 5 के साथ यहाँ क्या है, 25 है, और यहाँ क्या है 5 के साथ 12। तो पहले ये वाला आ जाएगा ना, 2 है, 2 के बाद 5 है, यहाँ दो दो ठीक था, 5 5 वाले में बताया कि ये नहीं होगा, इन दोनों में देखेंगे, या तो इसमें देखेंगे या इसमें देखेंगे, क्योंकि 5 लेटर है 2 के बाद, ऐसे ही बताओगे ना। और 5 के बाद 12 आ गया ना, तो 12 पहले आ जाएगा, दो सेकेंड ऑप्शन होगा ये वाला। अच्छा, इसमें यहाँ तक कॉमन दे दिया है, 2 तक दे दिया कॉमन, 3 1 2 3 1 2। 4 5 में कौन पहले आएगा, 4 और 5 में पहले कौन आएगा, पहले 5 आएगा तब 4 आएगा ना, तो ये गलत हो गया ना। पहले नहीं नहीं, ये गलत हो गया, पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, ये ऑप्शन सही है। अब चलते हैं कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन से, फिर यहाँ पे आएंगे। MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सेलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर रहे हैं। आउटलाइन जोड़ना है ना सेलेक्टेड सेल में, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम एम साइन, एम% साइन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नया वर्ड क्वेश्चन है। आउटलाइन, सेलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ना है। MS वर्ड में सेलेक्टेड सेल में क्या जोड़ना है, आउटलाइन। MS वर्ड में सेलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ना है। MS वर्ड में सेलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ना है ना। आउटलाइन जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम पर PERSAND, सैंड है ना, परसेंट, M%, M पर सैंड। देखो सैंड का मतलब तो होता है धूल, सैंड का मतलब क्या होता है, धूल। अब देखो जब आप आउटलाइन बनाते हो किसी चीज का, आउटलाइन क्या होता है, कोई इमेज होगा उसका बाहरी पोर्शन, उसी को तो आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन बाहर वाला, आउट का मतलब बाहर, और लाइन, जैसे अभी 26 जनवरी थी, जनवरी मंथ में 26 जनवरी में आउटलाइन हम लोग बनाते हैं ना, तिरंगे के चारों तरफ हम लोग जमीन पे तिरंगे का इमेज बनाते हैं सैंड्स की मदद से, तो आउटलाइन सेट करते हैं ना हम लोग। तो फ्लैग का जो आउटलाइन सेट करते हैं M%, सैंड है ना, सैंड का मतलब धूल, या फिर बालू, बालू के कण से ही तो हम लोग बनाते हैं, उसको कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं, फिर वाइट करते हैं, और फिर ग्रीन करते हैं, और ऐसे ही ना फ्लैग बनाते हैं 3 कलर में। तो आउटलाइन सेंड करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M% प्लस व्हाट, M%, बस ये याद हो गया। MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टॉगल केस लागू किया जाए तो परिणाम क्या होगा, केवल फर्स्ट लेटर छोटा हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। प्रॉपर केस में क्या होता है ना, PROP यार, देखो प्रॉपर मैंने लिखा ही है कि पहला अक्षर केस, केस का भी फर्स्ट लेटर, देखो प्रॉपर केस जब अप्लाई करते हो ना तो उसमें पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, बाकी सब स्मॉल। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारी स्मॉल में। टॉगल में क्या होता है, देखो जैसे लिखा गया है, टॉगल को लिखा भी वैसे ही गया है, टॉगल के इसमें पहला लेटर छोटा हो जाएगा हर वर्ड का, बाकी सारी चीज़ें कैपिटल में हो जाएंगे।
तो ये भी लिख लो, टॉगल जैसे लिखा गया TOGGLE, TOGGLE। टॉगल में क्या हो रहा है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। केस में पहला सी स्मॉल होगा और फिर बाकी ASE ऐसे हो जाएगा। तो टॉगल केस में क्या होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है। MS एक्सेल 2010 के सेल A1 में सूत्र इक्वल टू B2 4 + 4 विचार करें। यदि A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया था, देख कुछ नहीं करना है इसमें। A1 है तो उसके लिए क्या है, A1 के लिए क्या है, B2 है। A1 यहाँ लिखो, A1 के लिए क्या है, A के आगे का सेल हो गया B ना, और 1 के आगे का क्या हो गया 2। वैसे ही D के आगे का क्या हो गया E, और 4 के आगे का क्या हो गया 5। 4 के आगे का क्या हो गया 5। दूसरी चीज, यहाँ +4 है ना, तो यहाँ भी +4। जो प्लस के साथ होता है वो चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना। कैसे, मैं एक बार और बता दूँ। A1 के लिए क्या लिखा है, A1 है, ये कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है B में, ठीक है, और 1 कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2 में। यही हो रहा है ना, 1 कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2 में। B2 +4 जो साथ में प्लस साइन के साथ जो आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा, इसमें नो चेंज। तो वैसे ही क्या पूछा था, D4 के लिए पूछा था। इफ ऐसे लिख लो, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन D4 अगर रहे तो D कन्वर्ट हो जाएगा E में, और 4 कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, तो E5 हो जाएगा। दूसरी चीज, +4 इसमें कहे थे ना, नो चेंज आएगा, क्योंकि कन्वर्जन जब कन्वर्ट होके आ रहा है, कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में प्लस साइन के साथ कोई चौथा आ जा रहा है ना, +4 आ रहा है, तो बताए थे ना, ये वैसे ही इसमें भी रहेगा, इसमें सेम आ जाएगा, इसमें भी वही रहेगा, दोनों में इसमें चेंज नहीं होगा। प्लस साइन के साथ अगर आ रहा है तब इसको डिकोड ना करिए, नो डिकोडिंग। डिकोडिंग किसको करना है, सिर्फ इस चीज को, सेल को डिकोड करना है। ये सेल बताता है ना, जिसमें पहला रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है। फर्स्ट वाला क्या बताता है, रो बताता है, रो अल्फाबेट के साथ यूज होता है और कॉलम नंबर के साथ यूज होता है। ठीक है, ये चीज हो गया, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया था। टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाना, पिछले में जाना है ना, तो Shift+Tab का इस्तेमाल करते हैं। टैब चेंज करके पिछले टैब में जाना है तो Shift+Tab का इस्तेमाल करते हैं। टेबल की एक रो से पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है Shift+Tab। MS एक्सेल 2010 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग टेक्स्ट की एक लाइन शुरू करने या वर्कशीट में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए इंटर का यूज करते हैं ना। जब दो वर्ड्स के बीच स्पेस बढ़ाना हो, स्पेस इंक्रीज करना हो, तब देखो इंटर प्रेस करते जाओ, स्पेस क्या होता है, बढ़ता जाएगा। इंटर अगर प्रेस करते जाओगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या होगा, स्पेस बढ़ता जाएगा। एक सेकंड, इसका जूम साइज थोड़ा कम करते हैं। स्पेस बढ़ता जाएगा, तो Alt प्लस इंटर हो गया। QBE, QBE का मतलब क्या होता है, QB और E, इसका क्या मतलब होता है। QBE मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। QBE कोवेल है क्या, कोवेल ऐसे नहीं लिखा जाता। QBE एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, ये कोई ऑप्शन में होगा।
तो 3 ऑप्शन होंगे, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। J7 क्या है? 7वीं रो, बताए थे ना, पहला रो बताता है और दूसरा क्या बताता है? कॉलम। कॉलम को हम लोग नंबर से लिखते हैं, COLUMN, कॉलम। और दूसरा तो 7वीं रो 10वां कॉलम, इजी है। Alt प्लस N, N का यूज क्या न्यू के लिए किया जाता है? इंसर्ट टैब बजाने के लिए। इंसर्ट, इंसर्ट है ना, देखो N यहाँ वाला ले लिया, आई वाला नहीं लिया, यहाँ वाला लिया। आई से इटैलिक हो जाता है, कई जगह आई से क्या होता है? इटैलिक। और भी चीजें होती हैं आई से, इंडेंट फंक्शन यूज हो जाता है ना। तो Alt प्लस N क्या हो जाएगा? इंसर्ट टैब। कंप्लीट ही किसके लिए होगा? इंसर्ट टैब। तो क्या क्या बताएं इंपॉर्टेंट, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इंटर की क्यों प्रेस करते हैं? स्पेस बढ़ाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब का यूज टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए। बेसिकली पिछला सेल अगर जाना है ना, पिछले सेल में वापस जाना है, तो टैब हम लोग क्रोम में भी तो क्या करते हैं? टैब चेंज करके पिछले टैब में जाते हैं, वही चीज़ है। ये वाला बता ही दिए, ये हो गया। इसमें प्लस वाले को ना चेंज करना, ये वाला इसमें नो चेंज होगा, इसको डिकोड नहीं करना, जैसे है वैसे ही लिख देना। प्रॉपर केस बताए थे ना, प्रॉपर केस में पहला कैपिटल होता है, हर वर्ड का फर्स्ट क्या हो जाएगा? कैपिटल। प्रॉपर केस का इस्तेमाल होगा तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल में। लेकिन अगर टॉगल केस पेश होगा तो टॉगल केस में क्या होगा? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में हो जाएगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? स्मॉल में हो जाएगा। ये हम बताए थे, सैंड से बताए थे ना कि आउटलाइन के लिए हम लोग, जैसे अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हम लोग फ्लैग का जो बनाते हैं ज़मीन पे, तो हम लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं ना आउटलाइन बनाने के लिए फ्लैग का। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम्परसेंड का यूज हो जाएगा आउटलाइन जोड़ने के लिए। डिफ़ॉल्ट जूम साइज रीसेट करना था तो कंट्रोल ओ का जीरो का इस्तेमाल करते गूगल क्रोम में डिफ़ॉल्ट जूम साइज सेट करने के लिए। फिर इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? इफ़ हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं तो लिखते अगर। इफ़ का मतलब होता है अगर, यदि, अपेक्षा। तो अपेक्षा वर्ड इसमें आ रहा था ना, अपेक्षा वर्ड आ रहा था, तो हमने बताया कि इफ़ का यूज अपेक्षा वर्ड के लिए किया जाता है। फिर ये वाला तो करा दी। डब्लू वर्ल्ड वाइड वेब, डब्लू इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया था। हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल एच, एच का यूज होता है हैंगिंग इंडेंट में। पिवट टेबल, पिवट टेबल एक ऐसा टेबल है, ऐसा टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण के लिए किया जाता है। और यह आपको आपके डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देखने की सुविधा देता है। क्या देता है? तुलना, पैटर्न और रुझान। पिवट टेबल क्या करता है? टेबल है ना एक, टेबल में क्या होता है? डेटा होता है। टेबल में क्या होता है? हम लोग डेटा लिखते हैं ना, टेबल में हम लोग क्या लिखते हैं? डेटा। जैसे हम लोग टेबल बताते हैं, बनाते हैं, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें डेटा ही तो हम लोग लिखते हैं। और पिवट क्या बताता है? तुलना बताता है। और क्या बताता है? रुझान बताता है। और क्या बताता है? पैटर्न बताता है। क्या पैटर्न लग रहा है? क्या पैटर्न लग रहा है? तो पिवट टेबल क्या बताता है? पैटर्न, तुलना और रुझान देखने के लिए एक टूल है MS एक्सेल का। MS एक्सेल का क्या है? एक टूल है पिवोट टेबल, जो डेटा में गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? गणना, सारांश और विश्लेषण। पिवट टेबल का यूज किस लिए होता है? गणना, सारांश और विश्लेषण। ठीक है। टेबल में गणना, सारांश और विश्लेषण के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। क्यू फॉर बताया था ना, क्वेस कर देता है, हाईलाइटेड पार्ट को क्या करता है?
क्वेस कर देता है। प्रॉपर केस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। रिव्यू करने के लिए बताए थे ना, कोई भी टैब को रिव्यू करना है, री ओपन करना है, टैब खोलना है तो अल्ट का इस्तेमाल करोगे। अल्ट कोई भी चीज को ओपन करता है। और रिव्यू के लिए आरोगे, ये वाला तो नहीं छूटा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का इस्तेमाल बताए थे ना। प्लस क्या करता है, सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और प्लस प्लस की ये क्या रहा है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, सुपर स्क्रिप्ट। एफ है, एफ का मतलब क्या हो गया, फाइल। आल्ट का यूज किया होता है ओपन करने के लिए, तो खोलना है ना, तो उसके लिए आल्ट का इस्तेमाल करोगे। और एफ का मतलब हो गया फाइल, फाइल को अगर खोलना है तो आल्ट का इस्तेमाल होगा। बाकी डेट फंक्शन बताई दी। नेम बॉक्स, व्हेन कंटेंट्स ऑफ सेल इन अ वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल 2010 आर बीइंग एडिटेड, द सेल नंबर इज डिस्प्लेड इन व्हाट, नेम बॉक्स। नाम है ना, तो पूरा नाम बताएगा ना नेम बॉक्स में, सेल नंबर, सेल नंबर इज डिस्प्लेड इन नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में सब चीज बताता है, सेल नंबर, हर चीज। फिर डेट वैल्यू बताए थे, ग्रेटर देन का साइन बताए थे ना। फॉन्ट साइज को, बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बढ़ा करने के लिए, यानी बेसिकली इंक्रीज, अगले बड़े पॉइंट का मतलब, अभी मैं मान लो मैं जो चला रहा हूँ फॉन्ट, इसको मेरे को बढ़ाना है ऐसे, ये हाइलाइटर को बढ़ाना है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे ले जा रहा है ना, मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऐसे बड़ा नहीं ना कर रहा है, एक एक पॉइंट पे जा रहा है ऐसे ऐसे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बड़े पॉइंट पे ले जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो साइन है इसका यूज होता है। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए, कहते हैं ना ओपन कर यूज होता है आल्ट के लिए। आल्ट के लिए खुले हुए टैब, ओपन करना है ना कोई चीज, तो ओपन के लिए हम लोग आल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि प्रत्येक खुले हुए टैब में जाना है ना, तो कंट्रोल और टैब, कंट्रोल और टैब दबाते जाओ तो जो भी खुले हुए टैब है आप उसमें जा सकते हो। जैसे ये एक टैब है, ये एक टैब है, इसमें जा सकते हो, कंट्रोल और टैब दबा दबा के। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो छूटे हुए थे, तो इसको करेंगे बाद में। पहले फटाफट एनालॉजी पोर्शन नॉन वर्बल को कंप्लीट करते हैं। ये है फिगर एनालॉजी। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ एरो का साइन बस देखना है। यहाँ एक एरो है, यहाँ एक एरो है, यहाँ दो एरो है, दो एरो। इस एरो को क्या किया गया, 45 डिग्री यहाँ रोटेट किया है ना क्लॉकवाइज में, तो इसको भी 45 डिग्री रोटेट करोगे क्लॉकवाइज में तो ये यहाँ हो जाएगा। इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, होगा ना। एरो को क्या किया जाए, जहां जहां एरो है वहां उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहे हो, तो ये क्लॉकवाइज साइन ऐसे ही तो जाता है, क्लॉक ऐसे चलती है ना, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सीधा है कि इस ऑप्शन में ही है। एच ए, जो रिक्वायर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ आकृति कौन सा ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट, HAB, ठीक है, HABTF, FH कैसे करें। ए का पोजीशन देखो, ए पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, जो रिलेशन इसका इसके साथ बन रहा है वही इसका इसके साथ बैठाए के देखे क्या क्या हो रहा है। क्योंकि ये फिगर और ये फिगर, फिगर नंबर फर्स्ट और फिगर नंबर थर्ड, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम पैटर्न में। तो मैंने देखा कि ये वाला लेटर जो है वो यहाँ चला गया, तो इसमें ये वाला लेटर यहाँ चला गया ना, तो पी वाला लेटर यहाँ आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। पी वाला लेटर वहाँ नहीं आया ना, तो इसलिए ये डी ऑप्शन मेरे को लग रहा है, लग नहीं रहा है भी डी ऑप्शन,
क्योंकि ये ए लेटर कहाँ गया, यहाँ गया है। जो रिलेशन इसका इसके साथ बैठेगा वही बैठेगा। एरो का लोकेशन देखो, एरो पैरेस से फिर एंटी क्लॉकवाइज गया 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज गया है ना 90 डिग्री। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। पहले इधर हो गया, फिर नीचे हो गया, अगली बार इधर होगा एरो का साइन। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक इसमें एक इसमें है, या तो इसमें है या इसमें है। अब देखो ट्रायंगल छोड़ दो, इसमें अनकॉमन क्या ये है, ये ऐसे है, ऐसे है ना। फिर क्या हुआ, यहाँ गया ऐसे, फिर यहाँ गया ऐसे। ध्यान से देखो तो अगली बार यहाँ आएगा ना ऐसे, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है तो इसका ऑपोजिट यही होगा। इसका इमेज है, ऐसे कर लो, इसका सीधा ऑपोजिट ही कह सकते हो ना, इसका ऑपोजिट ये है तो इसका ऑपोजिट ये होगा। इस तरह का साइन किस में बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, ये नहीं होगा। ये गोला है, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे ऐसे है, कह रहा है कौन सी आकृति श्रृंखला में आगे कंटिन्यू करेगी। तो अगली बार तो स्क्वायर ही आएगा, सब में स्क्वायर है। गोला का पोजीशन देखो, गोला ऐसे है, गोला आएगा, खुला गोला आएगा, सब में खुला गोला है। पोजीशन बताओ कहाँ आएगा, पहले यहाँ था, अगली बार यहाँ आ गया है, तो अगली बार यहाँ आना चाहिए ना। यहाँ पे गोला का पोजीशन आएगा, किस में है, सब में, इन तीनों में है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब देखो ये वाला पोजीशन, ये पहले यहाँ था, अगली बार यहाँ आ गया, नेक्स्ट टाइम कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इस ऑप्शन में है सिर्फ, ना इसमें है ना इसमें। ये भी इमेज है, ये भी बताना है। यहाँ यहाँ ये वाले चीज को देखो, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स कैसे ब्रेक हो रहे हैं। ये एरो कहाँ गया, एरो पहले यहाँ था तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। क्लॉकवाइज क्या, 90 डिग्री एरो को। तो आगे क्या होगा, ये एरो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगा तो इस साइड होगा, और किसी ऑप्शन में नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, क्योंकि ये एरो इधर चला जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन। क्या बताना है आगे, हाँ आगे कौन सी आकृति कंटिन्यू करेगी, इसमें बताना है कौन संबंधित समूह से संबंधित नहीं है, यानी कौन ऑड है, कौन सा ऑड वन आउट है ना, कौन सा ऑड है। ये इसका ठीक मिरर इमेज है ना, इसका मिरर इमेज है, नहीं नहीं मिरर इमेज तो नहीं है। ये मिरर इमेज ठीक है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ये मिरर इमेज नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा। ये भी इजी होता है, मिरर इमेज से आसान से निकल जाता है। देखो यहाँ एक सिंगल एरो, यहाँ डबल एरो, यहाँ ट्रिपल एरो, अगली बार 4 एरो होगा, 1 2 3 4। एक पहले इसको दिया है तो एक इसको दिया है, फिर एक इसको दिया है तो अगली बार एक किसको देगा ना, तो या तो ये वाला होगा या ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है, बड़े बड़े में कर देना। इसको ट्रायंगल का पोजीशन देखो, पहले ट्रायंगल यहाँ था, फिर ट्रायंगल यहाँ चला गया, अगली बार ट्रायंगल यहाँ आया तो अगली बार ट्रायंगल नीचे आएगा। इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब स्क्वायर की पोजीशन देख लो, स्क्वायर पहले यहाँ था, फिर ऊपर चला गया, फिर इधर अगली बार नीचे आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें है, डी ऑप्शन। 1 अल्फा ओ, कौन सी आकृति कह रहा है श्रृंखला में मौजूद 4 आकृतियों के बाद आएगी। ओके, स्टार की पोजीशन पहले यहाँ, फिर यहाँ चला गया, फिर थर्ड पे चला गया, अगली बार यहाँ चला गया, 2 स्टेप आगे चला गया ना। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब यहाँ जब ये आ गया ना तो अगली बार सीधा यहाँ चला गया, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ आएगा, स्टार यहाँ आ जाएगा, ये इसमें है, इसमें है, इसमें है। जब यहाँ पे पहुँचा है ना स्टार, यहाँ के बाद सीधा यहाँ जंप किया है, लेकिन जब जंप कर लेगा तो उसके बाद फिर एक रो में सीधे जाएगा, एक एक स्टेप करके जाएगा। 3 ऑप्शन हो गए। अब दिल का पोजीशन देखो, दिल पहले यहाँ था, फिर डायरेक्ट यहाँ चला गया, फिर एक स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप आगे, फिर दिल सीधा नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे तो है नहीं, सब इस सेंटर में है। अलग क्या है, कौन सा ऑप्शन, स्टार देखते हैं। ये स्टार पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, अगली बार यहाँ आ गया, नेक्स्ट टाइम सीधा ऊपर चला गया, बीच में आएगा, तो इसमें तो बीच में नहीं है, इन दोनों में है। वन वन कॉमन, ये कॉमन है, अनकॉमन पोर्शन देखते हैं, क्योंकि दिल तो अनकॉमन नहीं था, स्टार अनकॉमन था तो एलिमिनेट हो गया। अब वन को देखते हैं, वन पहले यहाँ है,
वन यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अगली बार सीधा सेंटर पे आ गया है। ठीक है, सेंटर पे आ गया है ना। अच्छा, सेंटर वाली चीज़ों का क्या हो रहा है, ये सेंटर वाली चीज़ें यहाँ चली जाती हैं ना। अल्फा, अल्फा यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये ट्रायंगल यहाँ था तो यहाँ था, सेंटर वाला कॉर्नर पे आ जाता है। ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बहुत ही, उतना कोई टफ नहीं था, एक्सप्लेनेशन में जो भी टाइम लगा होगा। चलो इतना ही क्वेश्चन। अच्छा ये भी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या अंतरिक्ष अभियानों में रोबोट को अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेनी चाहिए। क्या अंतरिक्ष अभियानों में रोबोट को अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेनी चाहिए। तर्क, हाँ, इसमें मनुष्य का अमूल्य जीवन बचेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, रोबोट रहेगा तो मनुष्यों का अमूल्य जीवन बचेगा ना, लेनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नहीं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है। और स्टेटमेंट एक ही है, कथन ये एक ही है, बस ये कथन। दूसरा कह रहा है नहीं, इससे अंतरिक्ष अभियान और महंगे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महंगे हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, महंगे नहीं होंगे। केवल एक मजबूत है, ऑल्दो इसमें तो जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप अपने स्तर से बताइए, अंतरिक्ष अभियान रोबोट्स के इस्तेमाल से महंगे थोड़े हो जाएंगे। केवल एक। इसमें एक ही सवाल था क्या ये। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन आ भी रहा। वेन डायग्राम में बताना है तारे, ग्रह और ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड आएगा सबसे बड़ा। ब्रह्मांड में तारे होते हैं अलग, और ग्रह क्या होते हैं, कुछ तारे के पार्ट होते हैं इनको ग्रह कहते हैं। ऐसा हो सकता है, इमेज ऐसा है नहीं, क्योंकि तारा और ग्रह अलग अलग है ना। तारा अलग होता है, ग्रह प्लैनेट अलग होता है। प्लैनेट किसी तारा के अराउंड घूमता है, तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो सेट करा है। ब्रह्मांड को ऐसे आप बना ही नहीं सकते हो, अलग है। ये भी कह सकते हो ना, ब्रह्मांड के अंदर तारा और ग्रह आते हैं, ये सही है, इसको लगा दो। और तारा ग्रह दोनों क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं। इसमें कह रहा है पशु पक्षी, पक्षियों के अंदर कौवा आ जाएगा, और पशु अलग हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। इसमें कह रहा है जो क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल के कितने छात्र क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं। फुटबॉल नहीं खिलाना है, केवल क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो बास्केट और क्रिकेट ये पूरा खेल रहे हैं ना, लेकिन ये इसमें वॉलीबॉल नहीं खेलना। इसमें कितने खिलाड़ी ऐसे जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 10 और 3, लेकिन 3 ये वॉलीबॉल भी खेलना है ना, तो हमें 10 बताना है। सिर्फ 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं। कीड़े, बाघ और हिरण, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग है, तीनों के तीन अलग चीजें हैं, अलग जीव, जीव कह सकते हो, तीन अलग जीव हैं। उस आरेख का चयन करिए जो वर्ग लेखक, माँ और महिला। हो सकता है कोई माँ लेखक भी हो, हर महिला माँ नहीं हो सकती है ना, तो ऐसे होगा महिला माँ, और कुछ महिलाएं लेखक हो सकती, ऐसा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। ये भी लगाया गया है ना। कितने फ्रेंच पढ़ सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच पढ़ने वाले हैं, 3 लैंग्वेज पूछ रहा है, कितने फ्रेंच पढ़ सकते हैं, सिर्फ फ्रेंच बताओ, कितने फ्रेंच पढ़ सकते हैं। 10, 5, 15, 5, 4, 9, 2, 11, 31, 10, 41, 41 ऐसे जो फ्रेंच, पूरे फ्रेंच में कितना हो गया, ये हो गया ना पूरे फ्रेंच के लिए। ना तो अभिनेता है ना ही लेखक है। त्रिभुज अभिनेता के लिए बोल रहा है, लेखक के लिए क्या बोल रहा है, लेखक, क्योंकि वृत्त क्या बोल रहा है, कवियों के लिए। त्रिभुज अभिनेता, तो लेखक क्या हो गया, ये हो गया लेखक। बोल रहा है ना तो लेखक होना चाहिए ना अभिनेता होना चाहिए, ना तो ये हो ना ये हो।
तो ना तो ट्रायंगल है ना स्क्वायर है, सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें ना ट्रायंगल आ रहा है ना स्क्वायर आ रहा है। ए एक ऐसा लेटर है जिसमें ना ट्रायंगल आ रहा है ना स्क्वायर आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें कितने पुरुष हैं। बेन एरिक आर उन लोगों को निरूपित करता है जिन्हें रूस का दौरा किया। आर हो गया रूस के लिए। सी किसको दे रहा है, चाइना चीन। और जी किसको कर रहा है, जापान। ऐसे लिख लेने से क्लियर हो जाता है। कह रहे आरेख में दी गई उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। यदि कम से कम 2 देशों का दौरा कर चुके लोगों की कुल संख्या 60% महिलाएं। कम से कम 2 देशों की दौरा किए हुए, यही है ना, ये ऐसे हैं जो तीनों का किए हैं, कम से कम 2। ठीक है, इसे तो फॉर्मूले पे करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले पे होगा, फॉर्मूले वाला सेशन में मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो फॉर्मूले वाले सेशन पे। अभी फिलहाल मैं पॉज कर दूं। तो चलो 46 मिनट हो गए हैं, सेशन को यहीं पे द एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।